गुड इवनिंग सभी को। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला यूनिट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो सॉलिड स्टेट जानने के लिए पहले कुछ बेसिक बात को हम लोग जानते हैं। मैटर, द्रव या पदार्थ क्या होता है। तो हम लोग सब बचपन से ही 7-8 क्लास से ही जान रहे हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैविंग मास, having property of inertia, and we can feel that is called matter। कहता है कि हर वो चीज जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान होता हो और वो जड़त्व का गुण भी रखता हो, साथ ही जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, द्रव या मैटर। तो कोई बोलेगा द्रव या मैटर किसे कहते हैं, तो आई होप आप बता सकते हो कि हर वो चीज जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो जड़त्व का गुण रखता हो, साथ ही जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मैटर। मैटर बोले तो द्रव। मैटर को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण के आधार पर, एक केमिकल। तो हम लोग को पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को कितने भाग में बांटा गया। तो उससे पहले स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, एक यहाँ बात लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, हिंदी में जड़त्व का गुण। जड़त्व का गुण का मतलब समझना कि जब कोई वस्तु रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर जब कोई वस्तु कोई मोशन कर रहा हो तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा मैटर के बारे में जान रहा है, पढ़ रहा है और एक बेंच पर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, पीछे से उसका मित्र क्या किया, पेन का निफिल जो होता है उसको चुभा दिया। तो पहले वो रेस्ट में था, तो रेस्ट में पढ़ रहा था कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। अब उसको रिफिल को क्या करेगा, पिंच कर देगा, तो क्या होगा, वो रेस्ट से तुरंत मोशन में आ जाएगा। तो वो बच्चा मोशन में कब आया, तो जब उस पर अप्लाई किया गया कोई एक्सटर्नल फोर्स। तो याद रखना कि जो वस्तु रेस्ट में रहता हो वो रेस्ट में रहना चाहता हो, या फिर जो वस्तु मोशन में हो तो मोशन में, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगा जाए। ठीक है, तो मैटर के बारे में हम लोग जानेंगे। मैटर को दो भाग में बांटा गया, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो मैटर को हम लोग फिजिकल स्टेट के आधार पर बांट रहे हैं। तो मैटर को फिजिकल स्टेट के आधार पर 5 प्रकार में बांटा गया। सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड, बोस-आइंस्टीन संघनन। ए पदार्थ का 4th स्टेट होता है और ए पदार्थ का, द्रव का 5th स्टेट होता है। 4th अवस्था मैटर और 5th अवस्था मैटर। तो भौतिक फिजिकल स्टेट मैटर को हम लोग 5 प्रकार, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन कंडेंस्ड। तो आइए थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा जो मॉलिक्यूलर होता है, हमारा जो अणु होते हैं, वो 2 तरह के फोर्स से जुड़े रहते हैं। हमारा मॉलिक्यूलर, हमारा अणु एक फोर्स के साथ जुड़े रहते हैं। फोर्स या बॉन्ड, 2 तरह का फोर्स होता है, एक IMF है और एक IMFR। IMFA का मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराण्विक आकर्षण बल
और दूसरा होता है IMFR, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर है, दो तरह का फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, एक IMFA और एक IMFR। एक अंतरा आणविक आकर्षण बल और दूसरा अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दिमाग में बैठ गया कि हमारा दो जो अणु होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो द्रव होते हैं, वो दो तरह का फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, एक IMFA और एक IMFR। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। नोट में समझना कि IMFA मच ग्रेटर, बहुत बड़ा हो। किससे बहुत बड़ा हो? IMFR से। मतलब ए फोर्स बहुत कम हो और ए फोर्स इसके तुलना में बहुत ज्यादा हो, मच ग्रेटर। ग्रेटर नहीं, मच ग्रेटर। तो वो मैटर का पूछेगा कौन सा अवस्था होगा, तो बताना है कौन सा अवस्था होगा, सॉलिड। अगर IMFA ग्रेटर हो, बड़ा हो IMFR से, ए मच ग्रेटर और एक ग्रेटर, तो जो IMF हो, अंतरा आणविक आकर्षण बल अंतरा आणविक प्रतिकर्षण बल से बड़ा हो, तो वो हमारा पदार्थ का, वो हमारा द्रव का सेकेंड अवस्था बोले तो लिक्विड होता है। यही फोर्स ज्यादा होने के कारण ठोस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, काफी करीब होते हैं, एक दूसरे से काफी करीब सटे होते हैं। इनमें जो पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठोस की तुलना में थोड़ा दूर होते हैं। लेकिन थर्ड वाला में याद रखना कि IMFA लेस, अभी इनका फोर्स कम जाता है और इनका फोर्स प्रतिकर्षण वाला जो बल होता है, रिपल्सन फोर्स, अंतरा आणविक का, अंतरा अणु का, ये अभी ग्रेटर हो जाता है, ये छोटा और ये बड़ा। तो ये पदार्थ का कौन सा अवस्था में चला जाएगा? गैसियस अवस्था में, गैस या गैसियस। अब अगर आपका ये दोनों फोर्स सॉलिड और लिक्विड के बीच में एग्जिस्ट करे, तो वो पदार्थ का हमारा चौथा अवस्था प्लाज्मा होता है। और अगर ये दोनों फोर्स ये दोनों के बीच में एग्जिस्ट करे, तो ये हमारा कहलाता है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंस। तो आई होप इफ नोट आपको समझ में आया होगा। यही फोर्स ज्यादा होने के कारण ठोस के अवयवी कण करीब होंगे, इनसे थोड़ा दूर, और सबसे ज्यादा दूर होता है अवयवी कण किसमें? गैस में। क्योंकि गैस में अंतरा आणविक आकर्षण बल कम हो जाता है और ये बढ़ जाता है, जिसके कारण अणु दूर दूर हो जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आइए थोड़ा विभेद कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है
अंतराण्विक बल काफी अधिक होता है अंतराण्विक प्रतिकर्षण बल के। इसलिए इसमें जो ठोस में जो पार्टिकल है, अवयवी कण है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, काफी करीब करीब है। लेकिन लिक्विड में देख रहे हैं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है, IMFR। तो इसमें थोड़ा थोड़ा इसके तुलना में काफी सटे हुए हैं, काफी क्लोज है, काफी क्लोज है। इसमें थोड़ा दूर दूर पर है। लेकिन यहां देख रहे हैं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाता है, छोटा हो जाता है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो देख रहे हैं गैस का पार्टिकल दूर दूर में है, थोड़ा दूर दूर है। तो यहां आपसे पूछेंगे कि बताओ इंटरमोलिकुलर गैप अंतरा आणविक दूरी ठोस में जो कण है, अंतरा आणविक कण है, जो कण एक दूसरे से जुड़ते हैं, उनके बीच का जो गैपिंग है, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? तो बताओ क्या होगा? मिनिमम। ठोस में काफी क्लोज होते हैं, काफी सटे होते हैं। लेकिन अगर गैस की बात करें तो मैक्सिमम, और अगर लिक्विड की बात करें तो बोलना है ठोस से थोड़ा ज्यादा, ठोस से थोड़ा ज्यादा। तो बोलेंगे कि ठोस में अंतरा आणविक दूरी कम होता है सर, गैस में अधिक होता है सर, मैक्सिमम होता है सर, लेकिन लिक्विड में ठोस से अधिक। घनत्व की बात किया जाए तो घनत्व डेंसिटी बराबर आप लोग जानते हैं, मास बटा क्या जानते हैं? वॉल्यूम। तो यहां देखिए कि जो डेंसिटी होता है जो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी जो होता है मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बताओ किसके पास ज्यादा मास होगा? तो जिसके पास ज्यादा पार्टिकल होगी। तो देखिए सॉलिड के पास ज्यादा मास है, दैट मीन्स कि इनके पास, कहने का मतलब यह हुआ कि इनका मास ज्यादा, तो इनका डेंसिटी भी क्या होगा? ज्यादा। लेकिन इनके पास पार्टिकल कम होते हैं क्योंकि पार्टिकल उड़ जाते हैं, तो इसलिए इनके पास घनत्व क्या होगा? न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, कम होगा। लेकिन अगर पूछे लिक्विड में तो कहना ठोस से कम, ठोस से कम। शेप की बात करते हैं, आकार या आकृति की बात करते हैं, तो ठोस में जो शेप होगा वो क्या होगा? डिफिनिट होगा। लेकिन अगर बात किया जाए लिक्विड में इनडिफिनिट होगा, और गैस में भी क्या होगा? इनडिफिनिट। मतलब ठोस में हमारा जो शेप होगा वो निश्चित होगा, और लिक्विड गैस में क्या होगा? अनिश्चित हो गया। जैसे हमने मान लिया, जैसे इसमें अनिश्चित क्यों हुआ? तो जैसे मैंने लिया 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर पानी को हमने डाल दिया गिलास में, तो वो गिलास का शेप लेगा। लोटा में रख दिए तो लोटा का शेप लेगा। तो बताओ क्या उनका शेप अलग अलग हो रहा है? थाली में लेंगे तो थाली का शेप हो जाएगा। उसी प्रकार से गैस की बात करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। आयतन की बात किया जाए तो इनका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। आयतन का मतलब वॉल्यूम, जो वस्तु जितना स्थान घेरे वही उसका आयतन कहलाता है। लेकिन यहां देखेंगे हमारा लिक्विड में, ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम यहां क्या देख रहे हैं? डिफिनिट है। तो यहां देख रहे हैं लिक्विड क्या है? डिफिनिट होगा। लेकिन गैस में क्या हो जाएगा? इनडिफिनिट हो जाएगा, क्योंकि गैस क्या होता है? हमारा उड़ने वाला आदमी होता है। लेकिन अगर बात किया जाए, मान लेते हैं हमने 1 लीटर पानी लिया लोटा में, तो 1 लीटर ही रहेगा। अब उसको हमने एक थाली में डाल दिया, तो बताओ वो पानी हमारा जो होगा वो भी क्या रहेगा? थाली में जाने के बाद भी 1 लीटर रहेगा। अगर उसको गैलन में डाल दिए तो गैलन में भी डालेंगे तो 1 ही लीटर होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें भी निश्चित और इसमें भी निश्चित होगा। लेकिन गैस क्या होता है? उड़ने वाला पार्टिकल होता है, तो फैलता है, मतलब स्थान को क्या करेगा? वो अपना बढ़ावेगा। दैट मीन्स एक कैंडल, एक अगरबत्ती जला दीजिए, पूरा रूम में क्या हो जाएगा? पूरा फैल जाएगा। तो क्या हुआ? ये धुआं पूरा रूम में फैलने का मतलब क्या हुआ? कि उसका आयतन इंक्रीज कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट ठोस का क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन गैस का क्या होगा? कम होगा।
और अगर पूछा जाए लिक्विड का तो कहना ठोस से क्या होगा, कम होगा। तो कोई बोले सॉलिड लिक्विड गैस का विभिन्नता करने के लिए, विभेद करने के लिए, तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक करके आइए, नोट्स बनाइए और सही ढंग से पढ़ाई करिए। अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत करोगे और इसको याद कर लोगे। ठीक है, बाय।